हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या स्टेट है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टेट क्या है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर कि ब्रिटिश रूल ऐसा लागू किया गया था कि धीरे धीरे करके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नई नई इंडस्ट्रियाँ स्थापित करना, नई नई इंडस्ट्रियाँ लगाना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ को हटा देना, उन इंडस्ट्रीज़ की ऐसी हालत कर देना कि धीरे धीरे करके वो इकोनॉमिक से बैकवर्ड हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, उनकी जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ऐसी सिचुएशन कर देना। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ब्रिटिश रूल के दौरान वो बिल्कुल ही डाउन कर दिया गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर की इतनी बुरी हालत कर दी गई थी कि धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे हमारे इंडिया के उन्हें मार्केट से निकाल दिया गया और धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे उनका कब्जा हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर हो गया। कि जो मोटिव था सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का ब्रिटिश रूल के दौरान वो मेनली दो फोल्ड रखता है। कौन से वो दो फोल्ड थे? सबसे पहला कि एक्सप्लॉइट करना इंडिया की जो वेल्थ है रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे कॉटन और जूट को। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसे। जो इंडिया का रॉ मटेरियल था, इंडिया के रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर दिया गया, बाहर बेच दिया गया। किसके पास? ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर देगा इंडिया का रॉ मटेरियल। ब्रिटेन ने क्या किया? इस रॉ मटेरियल का यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट तैयार किए। फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके उन प्रोडक्ट को इंडिया की मार्केट के अंदर सेल कर दिया। इंडिया की मार्केट के अंदर सेल कर दिया हाई प्राइस के ऊपर। जिससे क्या हुआ? दो इफ़ेक्ट पड़े। जो ब्रिटिश रूल लागू किया गया हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे पहला इफ़ेक्ट तो ये पड़ा कि इंडिया का रॉ मटेरियल बाहर ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दिया, जिससे ब्रिटेन ने क्या किया? उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया और इंडिया की मार्केट के अंदर बेच दिया हाई प्राइस पे। और सेकेंडली कि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट थी, जो हमारी इंडिया की मार्केट थी उसके ऊपर धीरे धीरे कब्जा कर लिया और जो हमारे इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर वो क्या हुआ? धीरे धीरे आउट होना शुरू हो गया मार्केट से। क्योंकि लोगों को ऐसी लत लग गई थी ब्रिटेन के प्रोडक्ट की कि जो हमारे इंडिया के लोग थे वो ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई करने लग गए थे। तो जब हमारे इंडिया के लोग ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई करने लग गए तो जिससे क्या हुआ कि जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड थी वो कम हो गई और धीरे धीरे करके हमारे जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बैकवर्ड में चला गया। इस तरीके से ब्रिटिश रूल के तहत डी इंडस्ट्रियलाइजेशन टू फोल्ड किया गया। एक तो इंडिया का रॉ मटेरियल बाहर भेज दिया गया, ब्रिटेन ने उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके इंडिया के अंदर प्रोडक्ट को सेल किया, जिससे जो हमारे इंडिया की मार्केट थी उसके ऊपर भी ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, अपने प्रोडक्ट है जो बेचने स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट आता है कि जो सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू से क्या हुआ? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कौन सी होती है? हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है कि जो हाथों से बनाया जाता है सामान। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं जैसे कपड़ा और वस्त्र के केस में पश्मीना शॉल बनाना जैसे कि कश्मीर में बनाया जाता है। लकड़ी के कामों में जैसे लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती है और सजावटी फर्नीचर बना देना। धातु शिल्प के अंदर जैसे पीतल, कांसा और तांबे के बर्तन और मूर्तियां बनाना। मिट्टी और पोटरी केस में जैसे टेराकोटा और कुम्हार के मिट्टी के बर्तन। कागज और चित्रकारी में जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गई है, पटचित्र हो गए हैं।
ऐसे ही जो बुनाई और टोकरी के केस में बांस या घास की बनी टोकरियाँ हो गई हैं। चमड़े के केस में जैसे चमड़े का काम जोधपुरी जुत्ती हो गया है, चमड़े के बैग और बेल्ट बनाना। तो इस तरीके का जो काम करते हैं उसे हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि ये हाथों से बनाए हुए प्रोडक्ट बेचती हैं। तो जब ब्रिटिश रूल लागू किया तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन जानी शुरू हो गई। धीरे धीरे करके इतनी डाउन चली गई हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी कि उनमें बेरोजगारी तक आ गई, क्योंकि जब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ही नहीं सेल हो पाएंगे तो फिर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाए भी नहीं जाएंगे। तो जब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाए नहीं जाएंगे तो फिर बेरोजगारी फैल जाएगी देश में। पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू इंडियन मार्केट, धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिश गुड्स ने इंडियन मार्केट के अंदर कब्जा कर लिया। लोगों को अब हाथ के बनाए हुए चीज़ें पसंद नहीं आती थी। वो क्या करते थे, जो ब्रिटेन वाले अपनी मशीनों का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट बनाते थे ना, हमारे इंडिया वाले भी फिर उन्हीं प्रोडक्ट की डिमांड करनी शुरू कर देते थे कि अब हमें हाथों के बनाए हुए कपड़े या फिर हाथों की बनाई हुई वस्तुएं नहीं चाहिए, अब हमें मशीनों से बनाए कपड़े, मशीनों से बनाई वस्तुएं चाहिए जो हमें ब्रिटेन से मिलती हैं। जिस कारण से फिर धीरे धीरे करके जो हमारी इंडियन की डोमेस्टिक मार्केट थी उसके ऊपर भी ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। ब्रिटिश प्रोडक्ट थे जो वो बिकने शुरू हो गए हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आते हैं कि जो पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के दौरान जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो पुअर स्टेट में आ गया था। क्यों पुअर स्टेट में आया था, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। डिके का मतलब होता है कि पतन हो जाना, कि जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उनका इतना बुरा हाल हो गया कि वो धीरे धीरे करके अपनी मार्केट से आउट ही होने वाली सिचुएशन में आ गए थे। ब्रिटिश राज लागू होने से पहले तो जो हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस था, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, क्वालिटी थी अच्छी। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उनकी क्वालिटी एक्सेलेंस थी, बढ़िया थी, बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे पूरी रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड लेवल पे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश राज लागू हुआ उसमें ऐसी डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी लागू कर दी गई जिससे हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे जो वो धीरे धीरे करके पतन की तरफ चले गए। अब ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या होती है इसे समझते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि भेदभाव करना, कि जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिसमें जो राज्य सरकार थी उसने अलग अलग देशों या वस्तुओं पर जो भिन्न भिन्न दरों से इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इसमें होता है क्या है कि जो विशेष देश से आयात को बढ़ावा देना होता है या फिर रोकना होता है, और घरेलू उद्योगों की रक्षा करना होता है, या फिर राजनीतिक और आर्थिक दबाव को बढ़ाना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए भारत ने, जो हमारी भारत सरकार है उसने चीन से जब इंपोर्ट किए खिलौने तो उसके ऊपर तो 100% टैक्स लगा दिया। जब जापान से इंपोर्ट किए खिलौने तो सिर्फ उसने 20% टैक्स लगाया। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी अडॉप्ट की ना हमारी इंडियन सरकार ने, कि क्या किया कि जब आप चीन से खिलौने मंगवा रहे हो तो आप 100% टैक्स वसूल रहे हो, जब जापान से मंगवा रहे हो तो 20% लगा रहे हो। तो दोनों पॉलिसी, यानी कि जो ये पॉलिसी लगाई गई दोनों देशों के ऊपर, ऐसी पॉलिसी को हम डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, क्योंकि दोनों देशों के ऊपर जो टैक्स लगाया वो डिफरेंट रेट से लगाया है, जिसमें जो भेदभाव किया गया टैक्स लगाने के लिए। यानी ऐसा सिंपल अगर मैं समझाऊं तो राज्य द्वारा कुछ देशों या वस्तुओं पर कुछ ज़्यादा टैक्स लगा जाते हैं, कुछ पर कम टैक्स लगा देते हैं, जिसे भेदभाव करना बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसाइड विद द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, कि एक तरफ तो इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल लागू होने से पतन होता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता जा रहा था, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज अ बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रिटिश ने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल है, तो ये बहुत बेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल का, तो और बेस्ट मार्केट भी है जिस पे ब्रिटेन के प्रोडक्ट जो बेचे जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया फिर ब्रिटिश राज के दौरान, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लागू कर दी। क्या किया इसमें, जो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, कि जो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट होता है बाहर भेजना, हमारे इंडिया से बाहर भेज दिया गया रॉ मटेरियल को टैरिफ फ्री करके। टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया, और जो प्रोडक्ट बनाए गए ब्रिटेन के अंदर हमारे इंडिया के रॉ मटेरियल को यूज़ करके वो इंडिया के अंदर भेज दिए, इंपोर्ट करेंगे इंडिया के अंदर। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं
कि एक तरफ हमारे इंडिया ले लेते हैं कि इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल है। ब्रिटिश राज के दौरान क्या किया गया, इस इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल थे इसे एक्सपोर्ट कर दिया, बाहर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर इसे भेज दिया गया रॉ मटेरियल को। कैसे भेजा? टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कर दिया रॉ मटेरियल का इंडिया से। ब्रिटेन ने क्या किया, इस रॉ मटेरियल का यूज़ करके मान लेते हैं कि फिनिश प्रोडक्ट बना दिए, फिनिश प्रोडक्ट बना दिए। एग्जाम्पल लेते हैं कपड़े का कि रॉ मटेरियल में मान लेते हैं कि कॉटन था, कॉटन इंडिया के अंदर कॉटन था, ब्रिटिश राज के दौरान उसे एक्सपोर्ट कर दिया गया ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन ने क्या किया, इस कॉटन का इस्तेमाल करके ना रेडीमेड कपड़े बना दिए, रेडीमेड कपड़े तैयार कर दिए और फिर वो रेडीमेड कपड़े बना करके इंडिया के अंदर बेच दिए, इंडिया के अंदर बेच दिए और इंडिया की जो मार्केट थी उसे कैप्चर कर लिया, यानी कि इंडिया की मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, बट एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, कि जब इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया गया उसके ऊपर तो ड्यूटी क्या कर दी, हैवी लगा दी, हाई ड्यूटी लगा दी, विच रिड्यूस देयर कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं अब ये क्या है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट यानी कि जो हाथ से बनाए जाते हैं प्रोडक्ट, वो एक्सपोर्ट किए गए। एक्सपोर्ट होता है बाहरले देशों में बेचना, एक्सपोर्ट कर दिए गए उसको बाहर फॉरेन मार्केट में। लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए गए हैं बाहरले देशों में, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के ऊपर जो ड्यूटी थी वो हैवी चार्ज कर दी, हैवी ड्यूटी चार्ज कर दी। तो जब हैवी ड्यूटी चार्ज की, जिससे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे इंडिया के, उनका प्राइस क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। तो जब इनका प्राइस बढ़ गया तो जो हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बाहर भेजे तो उसका इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल मार्केट था उसके अंदर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो गया, फिर कम हो गया। क्योंकि जब हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरे देशों में, तो जब उस पर हैवी ड्यूटी चार्ज कर दी जाते हैं तो जिस कारण से प्राइस हैवी हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो जब एक गुड्स का प्राइस हाई हो जाएगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब डिमांड कम हो गई तो धीरे धीरे करके जो इंटरनेशनल मार्केट थी वो भी संकुचित हो गई हमारे इंडियन प्रोडक्ट के लिए, जिसका नतीजा क्या हुआ कि जो हमारी इंडियन मार्केट थी, इंडियन मार्केट के ऊपर भी किसका राज हो गया, ब्रिटिश प्रोडक्ट का, कि हमारे इंडिया के अंदर भी कौन से प्रोडक्ट बेचे जाने लगे, ब्रिटिश के। इंडियन मार्केट की जो डोमेस्टिक मार्केट थी वो भी गई और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट थी, वहाँ से भी हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड कम हो गई। तो रिजल्ट क्या निकला कि जो हमारे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पतन की तरफ चली गई, डिके हो गई। नेक्स्ट आते हैं कि जो हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उसमें भी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे वो मशीनों द्वारा बनाए जाते थे और जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट थे वो हाथों द्वारा बनाए जाते थे। तो जो क्वालिटी थी मशीनों वाले प्रोडक्ट्स की वो बेटर होती थी किसके कंपेरेटिवली, इंडिया के प्रोडक्ट कंपेरेटिवली। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारे इंडिया के कस्टमर थे ना वो भी किसकी डिमांड करने लगे, ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे कि अब हमें हाथों से बनाई हुई चीज़ें नहीं चाहिए, अब हमें मशीनों से बनाई हुई चीज़ें चाहिए। तो हमारी जो इंडियन मार्केट थी उसके ऊपर भी फिर धीरे धीरे करके जो ब्रिटेन प्रोडक्ट थे उनका कब्जा होना शुरू हो गया, क्योंकि जो हमारे इंडियन कस्टमर थे वो भी किसकी डिमांड करने लगे थे, अब ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे थे, क्योंकि ब्रिटिश कल्चर का, वेस्टर्न लाइफस्टाइल का हमारे इंडियन कंज्यूमर के ऊपर असर हो गया था। रिजल्ट क्या निकला कि जो इंडियन क्राफ्टमैन था उसने अपनी डोमेस्टिक मार्केट भी गंवा दी और धीरे धीरे करके वो पेरिश्ड हो गया, नष्ट हो गया। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पतन की तरफ चली गई। नेक्स्ट आते हैं ब्लेक नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्रिटिश राज के दौरान जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल ब्लेक थी। ब्लेक का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत ही कम प्रगति हो, यानी कि जो ग्रोथ करने की स्पीड थी वो भी बहुत कम थी मॉडर्न इंडस्ट्री की ब्रिटिश राज के दौरान। इट वाज ओनली
In second half of the 19th century, that in modern industry showed its emergence. सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब क्या है कि जो 19वीं सदी का दूसरा आधा, यानी कि कब तक का टाइम था, 1850 से लेकर के 1900 तक का जो समय था ना, उसमें जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, यानी कि जो मशीनें और नई नई तकनीक थी, उसमें बिल्कुल ही अपनी शुरुआत की थी, अपना स्टार्टिंग था उसका। नेक्स्ट है कि 5 ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। कौन सी 5 ऑब्जर्वेशन है? फर्स्ट आते हैं कि स्टार्टिंग में जो कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल थी वो सेटअप की गई थी, जो कॉटन का काम करती थी, जूट के कपड़े बनाती थी। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वो लोकेट की गई थी वेस्टर्न इंडिया के अंदर। मेनली कहाँ थी वो? महाराष्ट्र एंड गुजरात। मेनली कंट्रोल बाय द इंडियंस। किसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी? ये इंडियन द्वारा। और जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कंसिडरेटेड इन बंगाल, लेकिन कंट्रोल किसके द्वारा की थी? फॉरेनर द्वारा। सेकंड, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जैसे 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई उसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री है जो केम अप एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। कि जो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी वो आई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनी 1907 के अंदर। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद सीमेंट, पेपर, शुगर इंडस्ट्री भी है जो स्टार्टिंग में की गई, उनकी भी स्टार्टिंग की गई। नेक्स्ट कि बहुत मुश्किल से एक आध कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी इंडिया के अंदर। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो मशीनें बनाई जाती। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें जैसे मशीनें बनाना, क्योंकि कैपिटल गुड्स में क्या होता है कि जब मशीन बनाई जाएगी उस मशीन का इस्तेमाल करके आगे फर्दर प्रोडक्शन किया जाएगा, प्रोडक्शन को बेच के आगे फर्दर अर्निंग कमाई जाएगी, जिससे क्या होगा कि इंडस्ट्री आगे से आगे बढ़ती जाएगी, ग्रोथ होता जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर कैपिटल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री बहुत कम थी, ना के बराबर थी, एक आध थी, बहुत कम थी। जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी वो प्रोड्यूस करती थी जैसे मशीनें और इंडस्ट्रियल प्लांट, जिससे फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। कंट्रीब्यूशन जो न्यू इंडस्ट्री सेक्टर का था ग्रोस वैल्यू एडेड के अंदर, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, वो बिल्कुल ही कम था। जो स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड, जो स्टेट का पार्टिसिपेशन था मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में वो भी बहुत कम था। अगर सहयोग दिया भी गया था तो सिर्फ रेलवे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ाने के ऊपर दिया गया था, लेकिन इसका भी उद्देश्य क्या था? ताकि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है वो इंडिया की मार्केट के अंदर आसानी से पहुंचाया जा सके, ब्रिटिश प्रोडक्ट का इंडिया की मार्केट के अंदर कब्जा हो सके। सिर्फ इतना का विकास किया था हमारे देश ने। यानी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब क्या है कि जो विकास हुआ था ना वो सिर्फ उन्हीं जगह तक सीमित था जहाँ पे जो ब्रिटिश उत्पाद के व्यापार और बिक्री के लिए फ़ायदेमंद था। सिर्फ वहीं पे जो विकास किया गया, यानी कि भारत के सिर्फ कुछ हिस्सों में विकास हुआ था ताकि जो ब्रिटिश सामान है जो वो बाज़ार तक पहुंचाया जा सके। अगर ब्रीफली हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, तो यहाँ पे मेन 4 करैक्टरिस्टिक्स आती हैं कि जो हमारा इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बैकवर्ड हुआ और उसकी ग्रोथ लिमिटेड थी। पहला आता है कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से उसे नष्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लागू की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जिससे हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पतन की तरफ चला जाए, डूब जाए। मॉडर्न इंडस्ट्री में सिर्फ ब्लैक एक्सपेंशन हुआ, नाम मात्र एक्सपेंशन हुआ, यानी कि बिल्कुल ही ग्रोथ हो तो निराशाजनक ग्रोथ था कि इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाया मॉडर्न इंडस्ट्री का। सिर्फ वहीं तक ग्रोथ हो पाया जहां तक ब्रिटिश प्रोडक्ट को इंडिया में पहुंचाया जा सके, यानी कि सिर्फ रेलवे ने विकास किया और रेलवे में विकास सिर्फ वहीं तक किया गया ताकि ब्रिटिश प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर आसानी से पहुंचाया जा सके। जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी जो मेन थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, वो बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंस में थी, नाम मात्र थी, एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं। जो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री थी जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, बिल्कुल इसको पतन की तरफ धकेल दिया गया। मॉडर्न इंडस्ट्री बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में थी। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? जैसे शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है ना जो पैदा होता है, शिशु,
तो वो इन्फेंट स्टेज में थी हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री। और ये पॉइंट आउट करते हैं, किस चीज़ को ये पॉइंट करते हैं यहाँ पे, कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है वो बिल्कुल बैकवर्ड हो चुका है, पिछड़ चुका है, उसमें कोई भी चेंज है जो नहीं किया गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी क्या स्थिति थी बिफोर इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश राज लागू होने के दौरान। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे फॉरेन ट्रेड का। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।